हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनू से। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास +2 के लिए है और क्लास +2 के अंदर हमारा सब्जेक्ट रहेगा आज की वीडियो के अंदर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की क्लास के अंदर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो बुक है उसके अंदर चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर 2 है जिसका नाम है दी एंड ऑफ द बाइपोलरिटी। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो 2022 और 23 का जो सेशन उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश उन्होंने इसको काट दिया। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सिलेबस के हिसाब से तो फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये सेकंड चैप्टर है, दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत, द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो 1945 का टाइम पीरियड है, 1945 से लेके 1991 लगभग ये 46 ईयर का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर जो हमारा यूएसएसआर का ब्लॉक था, जिसको हम रशिया के साथ 15 कंट्रीज़ का ब्लॉक बोलते हैं, ये ब्लॉक कैसे डेवलप हुआ, इस ब्लॉक के अंदर क्या क्या फीचर्स थी और वो क्यों टूटा, उसके पीछे के कारण क्या हैं, इस 45 ईयर के टाइम पीरियड का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वर्ल्ड के अंदर, वो आज हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइपोलरिटी। तो सबसे पहले आपको इस टर्म का पता होना चाहिए कि बाइपोलरिटी होता क्या है। बाइपोलरिटी का मतलब होता है कि जब वर्ल्ड के अंदर पावर ऑफ सेंटर का मतलब होता है सत्ता का केंद्र। जब पूरी दुनिया के अंदर पावर ऑफ सेंटर दो ही ब्लॉक के पास हो, मतलब कि बेसिक लैंग्वेज में बोलें कि वर्ल्ड की दो ऐसे ब्लॉक या दो ऐसी कंट्री जो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी पावर ऑफ सेंटर जिसके अंदर दो ही ब्लॉक हो पावर के, उसको सिस्टम को हम बोलेंगे बाइपोलरिटी। अब ये बाइपोलरिटी का जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 1945 से लेके 1991 तक का। तो 1945 से लेके 1991 तक जो दुनिया के अंदर पॉलिटिकल पावर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस था वो आपकी दो कंट्रीज़ का था, दो ब्लॉक्स का था। एक ब्लॉक का नाम है यूएसएसआर और जो दूसरा ब्लॉक है उसका नाम है यूएसए। तो इन दो ब्लॉक के अंदर जो पावर है वो डिवाइड हो गई थी। जो आपका यूएसएसआर वाला ब्लॉक है ये फॉलो करता था कम्युनिज्म को, मतलब कि साम्यवादी विचारधारा को, और जो आपका यूएसए वाला ब्लॉक है ये फॉलो करता था आपका कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। तो ये इन दोनों के बीच में एक आइडियोलॉजी को लेके वॉर चल रही थी। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म डेवलप होना चाहिए, लेकिन यूएसएसआर ये चाहता था कि पूरी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म है जो वो डेवलप होना चाहिए। तो बेसिकली जो लड़ाई थी इन दोनों ब्लॉक के बीच में वो थी आइडियोलॉजी को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं विचारधारा। तो इस विचारधारा की लड़ाई के अंदर लास्ट में रिज़ल्ट ये हुआ कि 1991 का जब टाइम पीरियड आया तो उस समय जाके आपका जो यूएसएसआर का ब्लॉक है वो ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि वो ब्लॉक डेवलप कैसे हुआ था, ये दो बड़े ब्लॉक कैसे बने, रशिया एकदम सुपर पावर कैसे बना, और इन दोनों के बीच में वॉर किस कारणों से चली, और आगे जाके यूएसएसआर है जो वो क्यों ख़त्म हुआ, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं थोड़ा बैकग्राउंड से। वर्ल्ड के अंदर आपको पता है कि दो बड़ी लड़ाई हुई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 तक, और जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है वो आपकी 1939 से लेके 1945 तक। जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये फर्स्ट से भी ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि इसके अंदर बताया जाता है कि लगभग 80 लाख के आसपास जो सिविलियन हैं, आम नागरिक हैं, वो मारे गए थे। और इस सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर दो ब्लॉक थे जिनके बीच में ये वॉर हुई है। एक ब्लॉक का नाम है एक्सिस पावर, जो सेकंड ब्लॉक है उसका नाम है अलायंस पावर। एक्सिस पावर को हम धुरी राष्ट्र बोलते हैं और जो अलायंस पावर है इसको हम मित्र राष्ट्र बोलते हैं। तो इसके अंदर आपकी मेनली 3 कंट्री थी। एक कंट्री है जापान, दूसरी है इटली और तीसरी है जर्मनी। तो ये 3 बड़ी कंट्री इस ब्लॉक के अंदर फाइट कर रही थी। कंट्री तो और भी शामिल थी, लेकिन हम यहाँ पे मेनली 3 कंट्री को प्रेफर करेंगे, जापान,
इटली एंड जर्मनी। और अलायंस पावर का जो ग्रुप है इसके अंदर जो मेनली कंट्री है, एक तो है यूएस यानी कि यूएसए अमेरिका, दूसरा था इसके अंदर यूएसएसआर, तीसरा इसके अंदर मेनली कंट्री था फ्रांस, और फोर्थ जो कंट्री थी वो थी इंग्लैंड। इसके अलावा चाइना भी था इसके अंदर, लेकिन हम इन चारों को ही लेके चलेंगे क्योंकि उस समय वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 कंट्री ही 1945 से पहले वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट करती थी, जिनकी इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट था और ये कंट्री वर्ल्ड के अंदर अपना एक डोमिनेंस लेकर चल रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसकी पावर्स चेंज हुई है। वो कैसे हुई? ये वर्ल्ड वार के कारण ही हुई। अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी तो जर्मन की तरफ से जो इस लड़ाई को लीड कर रहे थे वो थे हिटलर, अडोल्फ हिटलर, जिसका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसके अलावा इटली की तरफ से जो लीड कर रहे थे उनका नाम था मुस्सोलिनी। मुस्सोलिनी है जो, वो एक तानाशाह थे इटली के, जिसको बाद में उन्हीं के जो देश के लोग हैं उन्होंने उनको मार दिया था। जो जापान है इसकी तरफ से इनकी जो मिलिट्री है वो फाइट कर रहे थे। यूएसए के ब्लॉक की तरफ से जो हेड थे उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूएसएसआर ब्लॉक की तरफ से उस समय पहले स्टार्टिंग में स्टालिन लड़े, स्टालिन थे उस समय हेड। फिर फ्रांस और इंग्लैंड, ये कंट्री और इंग्लैंड की तरफ से थे वुडसन चर्चिल। तो ये कुछ मेनली लीडर्स थे। तो ये लड़ाई लगातार 6 साल चली। और कैसे ये कंट्रीज़ ख़त्म हुई? तो सबसे पहले तो जर्मन ने अपने जो हिटलर था, मेन हेड था उनका, उन्होंने इस वॉर के अंदर सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उनको लगा था कि अब वर्ल्ड वॉर के अंदर उसके पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो इन बड़े अलायंस ग्रुप्स को हरा सके। इटली के जो हेड थे उनकी पावर इसलिए ख़त्म होगी क्योंकि उनके जो मुखिया थे, मेन थे, हेड थे मुस्सोलिनी, उसका खुद के देश के लोगों ने विरोध कर दिया और जिसके अंदर मुस्सोलिनी को वहाँ की जनता ने मार दिया। जापान को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का। जैसे कि आपको पता है कि जापान के 2 बड़े शहर, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, ये दोनों शहरों के ऊपर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराए गए, जब पहली बार दुनिया के अंदर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया और जिसके कारण जापान इस लड़ाई में बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ। अब बात करें इस ब्लॉक की जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विनर है। लेकिन अब इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो अलायंस ब्लॉक है तो उसके अंदर फ्रांस और इंग्लैंड, इनका नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। अब सबसे ज़्यादा नुकसान होने का मेन कारण क्या है? तो मेन कारण तो ये है कि जो यूरोप के मैप के अकॉर्डिंग जो इंग्लैंड और फ्रांस, ये मैप के अकॉर्डिंग आगे की तरफ हैं जहाँ पर वॉर का सीधा अटैक हो रहा था, तो इनको ज़्यादा लड़ना पड़ा। और दूसरी बात कि जो फ्रांस और इंग्लैंड है इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार को 1939 में ही ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जो यूएसए है ये इसलिए लेट हुआ, इसने लगभग 3 साल न्यूक्लियर बम के ऊपर काम किया और 1942 में जाके इन्होंने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब है जो वो तैयार किया और उसके बाद 1942 के अंदर ही यूएसए ब्लॉक ने अपना सेकेंड वर्ल्ड वार में ऐलान कर दिया कि वो इस फाइट में आया हुआ है। और जो यूएसएसआर है इसका लॉस इसलिए कम हुआ था क्योंकि इसका जो काफ़ी पार्ट था वो एशिया में है मैप के अकॉर्डिंग, तो जिसके कारण इसका लॉस कम हुआ। तो देखा जाए तो फ्रांस, इंग्लैंड और ये ऊपर वाली 3 कंट्री ये लगभग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को ख़त्म कर चुकी थी। अब बची सिर्फ दुनिया के अंदर 2 बड़ी पावर, एक थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। ये 2 बड़े ब्लॉक बचे और इनके अलावा कोई भी वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई सुपर पावर कंट्री नहीं थी जो इन दोनों का सामना कर सके। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो जो यूएसए का ब्लॉक है और जो यूएसएसआर है, इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए। अमेरिका फॉलो कर रहा था कैपिटलिस्ट को और जो यूएसएसआर है वो फॉलो कर रहा था कम्युनिस्ट को। और इनके पीछे जो लड़ाई है हिस्ट्री में भी इनकी 1917 से लेके 1922 तक भी पहले
सिविल वॉर रही है इन दोनों के बीच में। जब रशिया की क्रांति हुई थी तो उस समय लेनिन ने 5 ईयर लगातार जो यूएसए के साथ जो एक्सटर्नल विवाद थे उनको लेके लड़ाई चलती रही थी। तो यहाँ से जाके दुनिया के पास 2 ऑप्शन बचे थे कि या तो वो यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन कर लें या फिर वो यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन कर लें। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जो मेनली टारगेट था कि मैंने कैपिटलिस्ट को डेवलप करना है, और जो इनका मेन टारगेट था वो था कि वो यूएसएसआर का जो ब्लॉक है वो सोवियतिस्ट या फिर कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसको डेवलप करना चाहता था। दूसरा बेसिक डिफरेंस दोनों ग्रुप्स के अंदर, जो यूएसए है इसके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, और जो यूएसएसआर का ब्लॉक है इनके पास बहुत अच्छी मात्रा के अंदर रिसोर्स थे। रिसोर्स कैसे, जैसे ऑयल है, पेट्रोलियम कह लीजिए उसको, या फिर नेचुरल गैस है। तो इनके पास मिनरल्स की कमी नहीं थी, लेकिन इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनके पास रिसोर्स तो थे बट टेक्नोलॉजी नहीं थी। अमेरिका का जो ब्लॉक है उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके पास मिनरल्स नहीं है, यानी कि रिसोर्सेज कम है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मामले में इनसे काफ़ी आगे था। तो इसके बाद दुनिया की अलग अलग कंट्रीज़ ने, किसी ने यूएसए ब्लॉक को अपने साथ मिला लिया, किसी ने यूएसएसआर ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया। तो दुनिया है जो वो 1945 में जाकर दुनिया के अंदर 2 ही पावर बची, एक यूएसए और एक आपकी बची यूएसएसआर। तो पूरी दुनिया है जो वो 2 ब्लॉक में डिवाइड होगी। तो इसके चलते ही अमेरिका और जो रशिया है, ये दुनिया के 2 ऐसी कंट्रीज़ हो गए जिनका आपस में एक दूसरे से बहुत बड़े लेवल पर दुश्मनी है जो वो क्रिएट होगी, एक दूसरे के वो बहुत बड़े एनिमी बन गए। अब बात करें यूएसएसआर ब्लॉक की, तो इसके अंदर मेनली कंट्री जिन्होंने ज्वाइन किया, एक तो इसके अंदर कंट्री हुई पोलैंड, एक यूक्रेन जिसका नाम आजकल आप काफ़ी सुन रहे हैं, ये पहले यूएसएसआर ब्लॉक का ही ये पार्ट था, सोवियत संघ का। इसके अलावा हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस ब्लॉक के साथ इन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब कि इन सब कंट्रीज़ के अंदर जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी कम्युनिज़्म। अमेरिका के ग्रुप में आपको 2 ही कंट्री मेनली याद रख लेनी है, एक तो आपकी फ्रांस है और एक कंट्री है इंग्लैंड। इसके अलावा अगर आप याद कर सकते हैं तो एक कंट्री इसके अंदर वेस्ट जर्मनी भी इसी का पार्ट थी। तो इस प्रकार से अमेरिका अपने साथ अलग अलग देशों को जोड़ता गया, और यूएसएसआर का जो ब्लॉक है उसके अंदर रशिया अलग अलग देशों को मोटिवेट करता गया कि वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है उसको डेवलप करें। तो दुनिया 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होगी, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तो यहाँ से दुनिया के अंदर जो प्रोसीजर चला, जो सिस्टम चला, उस सिस्टम का नाम है बाईपोलैरिटी। तो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि बाईपोलैरिटी कैसे डेवलप हुई है। दुनिया की जो बड़ी कंट्रीज़ थी उनको सेकेंड वर्ल्ड वार में हारना पड़ा, उनका नुकसान हुआ, और लास्ट में 2 बड़ी कंट्री बची, एक यूएसए और दूसरा रशिया। रशिया ने ब्लॉक बनाया यूएसएसआर, और अमेरिका के ब्लॉक का नाम सेम यूएसए है। अब चलते हैं चैप्टर की नेक्स्ट पार्ट पर। ये इसका बैकग्राउंड था टोटली जितना हमने अब तक पढ़ा है। ये मैंने इसलिए थोड़ा टाइम लिया ताकि आपको फर्स्ट चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो सके। उसी सेकंड चैप्टर तब आपको समझ आएगा जब तक आपको फर्स्ट चैप्टर का बेसिक्स नहीं पता। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बाईपोलैरिटी होती क्या है। तो हमने ये समझ लिया कि जब पावर ऑफ सेंटर है जो वर्ल्ड लेवल पे 2 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होगा। यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, एक तो लिखा है मैंने ईस्ट ब्लॉक और एक लिखा है वेस्ट ब्लॉक। ईस्ट ब्लॉक हम बोलते हैं यूएसएसआर ग्रुप को, और जो आपका वेस्ट ब्लॉक है ये हम बोलते हैं यूएसए को। तो यही 2 ब्लॉक थे जिन्होंने वर्ल्ड की पावर को सेंट्रलाइज्ड किया हुआ था। इसी चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हु वॉज द लेनिन। लेनिन कौन था। लेनिन से पहले एक राइटर हुए हैं वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने पूरी वर्ल्ड की जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज कर दिया था, और उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को दुनिया के अंदर फादर ऑफ
फादर ऑफ कम्युनिज्म माना जाता है। मतलब कि साम्यवाद के जो पितामह है, जिन्होंने साम्यवाद की विचारधारा को पहली बार डेवलप किया है, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है वो पहले के सोशलिस्ट मॉडल से डिफरेंट है, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको साइंटिफिक माना जाता है। इन्होंने प्रॉपर एक प्रोसीजर बताया है कि दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म कैसे ख़त्म होगा और वो सोशलिज्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसकी एक पूरी थ्योरी है जो उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखी है। उनकी दो मेनली बुक आपको याद रखनी है, एक तो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और एक बुक है दास कैपिटल। तो ये दो उनकी मेनली बुक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो बुक है वो 1848 में लिखी गई थी, और जो आपकी दास कैपिटल बुक है ये बुक लिखी गई है 1867 के अंदर। तो ये दो मेनली बुक्स थी कार्ल मार्क्स की। इसके अलावा पॉलिटिकल इंक्वायरी की बुक भी है उनकी। टोटल 5 बुक हैं, तो आपको ये दो ही मेनली याद रखनी है। कार्ल मार्क्स तो अपनी आइडियोलॉजी दे के चले गए, अपनी बुक्स लिख के चले गए। हालांकि जो कार्ल मार्क्स थे वो उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के बाद वो पढ़ने के लिए, अपनी आइडियोलॉजी डेवलप करने के लिए लंदन चले गए, फिर वहाँ से निकाल दिया, फिर पेरिस गए, फिर ब्रुसेल्स गए, दोबारा से फिर अपनी कंट्री जर्मनी में आए, वहाँ से फिर निकाल दिया, फिर पेरिस गए और लास्ट में जाके 1883 के अंदर उनकी लंदन के अंदर डेथ हो गई थी कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स के बाद उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ने वाले जो उनके सबसे बड़े डिसिपल कह लें, हम उसको हिंदी में शिष्य कह लें, तो उनका नाम था लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो व्लादिमीर लेनिन ने पहली बार जो कार्ल मार्क्स की बुक लिखी गई थी उसकी आइडियोलॉजी को प्रैक्टिकली अप्लाई किया, और रशिया के अंदर जो कैपिटलिज़्म जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, और कैपिटलिज़्म के अंदर वहाँ पे जो मेनली राजा था उसका नाम था ज़ार निकोलस सेकंड, जो कि 1894 यानी कि 1894 के अंदर रशिया का किंग बना था। और इन्हीं को हराकर, मतलब इन्हीं को देश से निकालकर ज़ार निकोलस सेकंड को, जो कि एक कैपिटलिस्ट सोच के व्यक्ति थे, तो इनको हराकर ही लेनिन है जो उन्होंने रशिया के अंदर क्रांति की, और क्रांति करने के बाद रशिया 1917 में प्रॉपर तरीके से एक सोशलिस्ट कंट्री बन गया, साम्यवाद वहाँ पे स्थापित हुआ। और 1917 से लेके 1924 तक जो लेनिन है वो रशिया का हेड रहा, और इन्हीं के टाइम में 1922 के अंदर यूएसएसआर की स्थापना हुई थी। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएसएसआर की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1922 के अंदर हुई थी, और उस समय जो रशिया के हेड थे उनका नाम था लेनिन, और लेनिन का टाइम पीरियड है 1917 से लेके 1924 तक। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया देखिए इसका आंसर, कि लेनिन वाज द लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, कि जो 1917 के अंदर रशिया की रेवोल्यूशन हुई थी उस रेवोल्यूशन का जो हेड था, मेनली हेड था, जिसने ज़ार निकोलस को हराया था, तो उन्हीं का नाम है लेनिन। नेक्स्ट में लिखा है कि ही वॉज द डिसिपल ऑफ द कार्ल मार्क्स फिलॉसफी, और जो कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी थी, दार्शनिकता थी, उनके ये मुख्य शिष्य थे जिन्होंने उसकी आइडियोलॉजी को पढ़ा। ही वॉज कम्युनिस्ट, वो देखा जाए तो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कम्युनिस्ट ही हो गए। ही डिस्ट्रॉय द पीरियड ऑफ द मोनार्की इन दी रशिया, और रशिया के अंदर जो निरंकुश तंत्र था, राजा का राज था, उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, ज़ार निकोलस को वहाँ से हटाया। एंड ही वॉज द रेडिकल होते हैं जो क्विक चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर एकदम से चेंज आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेडिकल। तो ये लेनिन के बारे में है। आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं कि लेनिन की जो डेथ है वो 1924 में हुई थी, तो ये बात भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द यूएसएसआर क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1917 के अंदर पहले रशियन रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद 1917 से लेके 1922 तक रशिया के अंदर चली है सिविल वॉर को हम हिंदी में बोलते हैं गृह युद्ध। और गृह युद्ध के अंदर दो बड़े ग्रुप आपस में वहाँ लड़ रहे थे। एक का नाम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, बॉल्शविक, और दूसरे का नाम पढ़ा होगा आपने मेंशविक।
तो बोल्शेविक और मेंशेविक ग्रुप के बीच में लगातार 5 साल वहाँ पर वॉर चली, जिसको हम वहाँ की सबसे बड़ी सिविल वॉर बोलते हैं। तो सिविल वॉर जैसे ही ख़त्म हुई तो उसके बाद रशिया के अंदर लेनिन ने अपनी आइडियोलॉजी को तैयार करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया और उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा गया उन्होंने USSR, और USSR बना आपका 1922 के अंदर। USSR की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और इसके अंदर टोटल 15 स्टेट्स का मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में होता है कंट्री। तो इसके अंदर टोटल 15 जो कंट्रीज़ थी वो इन्वॉल्व थी। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास की जो USSR का मॉडल है उसकी फ़ीचर्स क्या थी। फ़ीचर्स USSR की मॉडल की हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेनली कारण ये है कि जो सोवियत मॉडल है उसको बाकी कंट्रीज़ ने क्यों ज्वाइन किया। ऐसा उसमें ख़ास क्या था कि उसने अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री को छोड़ के रशिया जैसे देश को या उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको क्यों फॉलो किया, तो वो इस टॉपिक के अंदर हम आज पढ़ेंगे। और ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रशिया का मॉडल था उसमें मेन फीचर्स क्या थी जिसके कारण दुनिया की बाकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस मॉडल को फॉलो किया। तो 2 तरह का सिस्टम पढ़ेंगे हम उनकी फ़ीचर्स में। एक तो पढ़ेंगे वहाँ का आर्थिक सिस्टम और दूसरा पढ़ेंगे वहाँ का राजनीतिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, उसकी फ़ीचर्स क्या थी। तो पहला है कि जो रशिया का मॉडल है उसके अंदर जो प्लानिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड होगी, प्लान्ड एंड सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हर साल, जैसे हमारे इंडिया के अंदर जैसे बजट्स बनते हैं, और एक आपने नाम इंडिया के अंदर सुना होगा नीति आयोग, जिसको हम पहले 5 ईयर प्लान्स बोलते थे। तो दुनिया के अंदर 5 ईयर प्लान से शुरुआत करने वाली पहली कंट्री वो रशिया ही है। रशिया के अंदर 1928 के अंदर एक डिक्टेटर हुए हैं जिनका नाम था स्टालिन, जो कि USSR के उस समय के हेड थे। तो स्टालिन ने ही दुनिया में सबसे पहले USSR मॉडल के अंडर 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत की थी, और इनकी जो इकॉनमी थी वो प्लान्ड थी, मतलब सब कुछ प्लानिंग करके ही वो इकॉनमी को आगे लेके चलते थे आने वाले 5 साल में। सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि जितनी भी ये 15 कंट्री थी इन सब की जो प्लानिंग है वो एक सेंट्रल पॉइंट से चलेगी, एक ही पॉइंट से प्लानिंग चलेगी, और उस प्लानिंग की जो लोकेशन थी उसका नाम है मॉस्को। मॉस्को में बैठ के ही इन 15 कंट्रियों के डेवलपमेंट के लिए मॉडल तैयार होगा, और उस मॉडल को ये 15 की 15 कंट्री फॉलो करेंगी। तो ये थी इसकी फर्स्ट फीचर। सेकंड है कि ऑल रिसोर्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब जितने भी रिसोर्स है वहाँ पर रशिया में, चाहे उसके अंदर पेट्रोलियम है चाहे नेचुरल गैस है, 15 कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स हैं और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर सभी के ऊपर कंट्रोल सरकार का होगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ की जितनी भी एग्रीकल्चर है, वहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री है या जो भी सर्विस सेक्टर है उसके अंदर सारे का सारा जो मलकियत है, ऑनरशिप है, वो सरकार की होगी। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, सभी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। आपने खेतों के अंदर कौन सी फसल बीजनी है, कैसे बीजनी है, कितनी मात्रा में बीजनी है, ये सब कुछ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक्स के अंदर, तो ये सारे डिसीजन है जो वहाँ की गवर्नमेंट लेगी। नेक्स्ट है कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी और एंटरप्राइजेस। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका नेशनलाइज हो चुका है। नेशनलाइज होने का मतलब क्या है कि वहाँ की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सरकार के अंडर है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। नेक्स्ट है द सिटीजन वर गिवन राइट टू वर्क, वेजिस एंड रेस्ट अर्लियर। वहाँ पर लोगों को काम करने का राइट है, ये इन्होंने इकोनॉमिकल राइट्स दे रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो अर्निंग के लिए काम कर सकता है। वेजिस मिलेंगी प्रॉपर, जितनी है सभी की इक्वली होंगी, उसके अंदर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रेस्ट करने का टाइम है वो भी फिक्स होगा कि 8 घंटे ही काम करना है, वर्किंग कंडीशंस का।
तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर उन्होंने गिवन थी। फिर डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इसके अंदर जो प्लानिंग करने वाले व्यक्ति हैं, जो 15 कंट्रियों के हेड हैं, उनको डेमोक्रेटिक तरीके से ही इलेक्ट किया जाएगा। हालांकि कहने में ये डेमोक्रेटिक था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसके अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी है जो वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। मेंबर चेंज होते थे, लेकिन मेंबर चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा जब सबकी आइडियोलॉजी ही एक जैसी है, किसी और आइडियोलॉजी को वहाँ पे डेवलप होने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसको हम डेमोक्रेटिक लिखने में लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहाँ पे किसी प्रकार की जो डेमोक्रेसी है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। नेक्स्ट है बेसिक नीड्स प्रोविज़न टू दी पीपल। वहाँ की गवर्नमेंट ने अपने मॉडल में इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये बात भी कही हुई थी कि जितनी भी लोगों की बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स को सरकार पूरा करके देगी। जैसे कि हेल्थ है या फिर एजुकेशन है, फूड है, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना सिटीजन को ये सत्ता की या सरकार की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये फीचर्स हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ का, रशिया का। इसके बाद हमारे पास आता है पॉलिटिकल सिस्टम कि वहाँ का राजनीतिक सिस्टम कैसा था। अब राजनीतिक सिस्टम के अंदर जो पहली फीचर आती है वो है कम्युनिस्ट प्रिंसिपल कि वहाँ की जो आइडियोलॉजी है लोगों की या वहाँ की जो सरकार है वो आइडियोलॉजी कौन सी फॉलो करेगी, साम्यवाद। क्योंकि आपको पता है कि जो दोनों कंट्री के अंदर मेन वॉर थी वो किस बात की थी, वो वॉर इसी बात की थी कि अमेरिका चाहता था कि मैं कैपिटलिज्म को डेवलप करूं और जो रशिया था वो चाहता था कि मैं कम्युनिस्ट को डेवलप करूं। तो वहाँ के जो सिद्धांत है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, उनमें टोटली जो एक व्यू था वो कम्युनिस्ट का था। फेडरल सिस्टम, संघवाद, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तीसरा सेंट्रल प्लान डिसीजन, सभी पॉलिसी एक ही जगह से बनेंगी। और मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि वो उनकी लोकेशन मॉस्को में बैठ के ही सेंट्रल प्लान इकॉनमी होगी। वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी। अगर स्टेट में गवर्नमेंट हो भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी और सेंट्रल गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी सेम है। नो ऑपोजिशन पार्टी, वहाँ पर किसी प्रकार की भी कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी, एक ही पार्टी होगी, उस पार्टी का नाम होगा कम्युनिज्म। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अपनी पर्सनल कोई भी पार्टी नहीं बना सकता, अपनी आइडियोलॉजी को डेवलप नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ प्रोविजंस टू दी सिटीजन, कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी तो नहीं था, लेकिन कुछ और राइट्स थे लोगों को वहाँ पे वो गिवन थे। लेकिन सरकार का विरोध करने का अधिकार नहीं था, सरकार के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, ऐसे फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दिए गए थे। लेकिन ड्यूटीज़ हैं जो वो सभी सिटीजन्स को सरकार के प्रति वो निभानी पड़ेगी। सुप्रीम सोवियत वॉज द पार्लियामेंट ऑफ द USSR, और पूरे USSR मॉडल के अंदर जो सोवियत है, सुप्रीम सोवियत, वो वहाँ की पार्लियामेंट होगी। जो पार्लियामेंट ने वहाँ पे डिसीजन दे दिया वो सोवियत मॉडल के अंदर सभी जगह पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जो आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर आपने मेनली टॉपिक 4-5 मेन टॉपिक समझे कि एक तो आपकी जो बाइपोलरिटी है उसका बैकग्राउंड क्या था, बाइपोलरिटी का मीनिंग क्या होता है, लेनिन कौन थे, USSR क्या चीज़ है, और इसके मॉडल की फ़ीचर्स क्या हैं। फ़ीचर्स मैंने आपको दो तरह की करवाई हैं, एक तो आपकी जो फ़ीचर्स हैं वो इकोनॉमिक हैं, और जो आपकी सेकंड जो फ़ीचर्स हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम की फ़ीचर्स हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो आपकी फ़र्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, जल्दी ही मैं आपको इसका सेकंड पार्ट है जो वो अपलोड करके दूँगा।